हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट को कैरिकुलम जो है ग्रेजुएशन का, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सबका जो को कैरिकुलम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको 145 क्वेश्चन बता दिया। आज हम 146वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम हमारा क्वेश्चन है आज का स्टूडेंट, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए कैसा भोजन आवश्यक है? संतुलित, पर्याप्त, असंतुलित, वसायुक्त। तो अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, तो आपको संतुलित भोजन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो देखिए, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट भी करता है, प्रोटीन भी करता है, वसा भी करता है, तीनों करता है। लेकिन मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का। ठीक है, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन खाने से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा खाने से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा प्राप्ति के स्रोत विद्यमान है केवल वनस्पति जगत में, केवल प्राणी जगत में, वनस्पति तथा प्राणी जगत दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वसा प्राप्ति का स्रोत जो है वो वनस्पति जगत भी है और प्राणी जगत भी है। हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें नारियल से भी नारियल का तेल मिलता है, तो वसा प्राप्त हुआ। तो नारियल क्या है? वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ है। इसी तरह से सरसों से हमको सरसों का तेल मिलता है, अलसी तक का तेल मिलता है, तिल का तेल मिलता है। इसके अतिरिक्त बादाम का, सोयाबीन का, सूरजमुखी का, है ना, सबका तेल हमको मिलता है ना। तो कहाँ क्या है? ये वनस्पति स्रोत ही तो है। और प्राणी जगत से भी हमको वसा मिलता है। भाई घी कहाँ से निकलता है? दूध से ही निकलता है। और दूध क्या है? प्राणी जगत से ही प्राप्त भोज्य पदार्थ है ना। मछली का तेल मिलता है, वो कहाँ से? मछली से ही प्राप्त होता है। तो वसा प्राप्ति का स्रोत प्राणी जगत और वनस्पति जगत दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, शरीर के लिए वसा की उपयोगिता है। शरीर के लिए वसा की क्या उपयोगिता है? नंबर 1, अधिक समय तक शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। वसा घुलित विटामिनों के शोषण को संभव बनाती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती तथा ताप को नियमित रखती है। उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट है उपयुक्त सभी, क्योंकि जो वसा है इसका हमारे शरीर में एक नहीं बल्कि कई काम होते हैं। सर्वप्रथम तो यह हमको ऊर्जा देने का कार्य करता है। वैसे तो ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो वसा भी ऊर्जा देता है। इसके साथ साथ वसा कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई, के होते हैं, तो उनको घुलने के लिए हमें वसा की ज़रूरत होगी। तो वसा का यह भी एक कार्य क्या है? विटामिनों को घुलित अवस्था में करके हमको प्रदान कर देने का काम करता है। तीसरा है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे अंदर के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे आपका लीवर हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, इन सब में जो श्लेष्मिक झिल्ली होती है उसमें कुछ मात्रा में चिपचिपा पदार्थ भरा होता है जिसमें कि वसा भी होता है। इसके साथ साथ एक लेयर होता है वसा का इन सब पे, जिससे कि वायु आघात से हमारी रक्षा करती। इसके साथ साथ हमारे हृदय को, यकृत को, लीवर को, सबको क्या करती है? सॉफ्ट, मुलायम बनाए रखती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर के अंगों को। इसी तरह से हमारे त्वचा के नीचे भी एक परत होता है वसा का, जो कि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं कितनी हैं? पिछले क्वेश्चन आया था ऐसा, हमने आपको बताया था मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, वस्त्र और मकान। मनुष्य की कितनी मूलभूत आवश्यकता? 3। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र और मकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से प्रथम आवश्यकता कौन सी है? भोजन, कपड़ा, मकान, कार। तो प्राथमिक आवश्यकता क्या है? हमने अभी अभी बताया ना, भोजन, वस्त्र, मकान। तो सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है।
यद्यपि व्यक्ति वस्त्र बिना रह सकता है, मकान बिना रह सकता है, परंतु भोजन के बिना जीवित रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगला है संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? उत्तम, स्वस्थ, सुपाच्य या कुपोषण? तो संतुलित भोजन है तो उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैक्सन शब्द हेल से बना है। हेल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इनमें से कोई नहीं। तो हेल्थ सबकी शब्द बना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैक्सन शब्द हेल्थ से बना है, जिसको स्वस्थता की दशा कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता था, जिसका अभिप्राय सुरक्षा, निरोगता तथा समग्रता से लिया जाता है। सामान्यतः स्वास्थ्य का अर्थ उस स्वस्थ दशा से लगाया जाता है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से सक्रियता पूर्वक संपन्न किए जा सके। ठीक है, तो यहाँ आपका क्लियर हो गया है। अंग्रेजी शब्द हेल्थ एंग्लो सैक्सन शब्द हेल्थ से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? स्वस्थता की दशा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक पोषण से कौन से रोग हो जाते हैं? हृदय, मधुमेह, गठिया, इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक पोषण से गठिया रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता हो जाती है तो हमारे जो जोड़ वाले स्थान होते हैं उसमें पानी भर जाता है और उसमें दर्द बना रहता है, तो उसे हम गठिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषण से तात्पर्य है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। तो सुपोषण से तात्पर्य व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण की स्थिति क्या है? अतिपोषण, अल्प पोषण या अस्वस्थ शरीर या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। कुपोषण की स्थिति में अतिपोषण भी आएगा। अति मतलब आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति। अल्प पोषण मतलब होता है जिसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो। अस्वस्थता जब शरीर अस्वस्थ हो। और उपयुक्त सभी, तो हमारा राइट होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिसार त्वचा रोग एवं पागलपन किस रोग के लक्षण है? अतिसार, देखिए 3D है। अतिसार, त्वचा रोग एवं पागलपन किस रोग के लक्षण है? कब्ज, बेरी पेलाग्रा, हिमोलाइसिस। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ दिया है नियासिन की कमी से 3D रोग होता है, जिसका प्रथम अक्षर डी से है। क्या क्या? अतिसार, त्वचा रोग या चर्म रोग और पागलपन। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। और इसको क्या कहते हैं? पेलाग्रा रोग कहते हैं। ठीक है, देखिए डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। देखिए नियासिन के लगातार कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा को 3DS रोग भी कहते हैं क्योंकि इनमें 3 लक्षण पाए जाते हैं जिनका प्रथम अक्षर डी से होता है। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया। ठीक है, डिमेंटिया, अतिसार, त्वचा का रोग और पागलपन। राइट ऑप्शन हमारा पेलाग्रा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पोषण की कौन सी समस्या है? विटामिन पी की कमी, रक्त अल्पता, कुपोषण या उपयुक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हमारा है कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, हमने आपको क्लास में भी बताया है और प्रीवियस क्लास में बताया। पोषण विज्ञान का पिता लेवोइजर को कहा जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम एंटोनी लेवोइजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति पोषण के कारण है मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या उपयुक्त सभी? तो अति पोषण का कारण उपयुक्त सभी है। मोटापा जब हमारे शरीर में वसा की अधिकता हो जाती है। उच्च रक्तचाप जब हमारे ब्लड में सोडियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा रक्तचाप हाई हो जाता है। और हृदय रोग, हृदय से संबंधित रोग जो है, जब हमारे शरीर में फैट ज़्यादा हो जाएगा तो हृदय हमारा जो होता है वो वसा युक्त हो जाता है, जिसके कारण उसके कार्य में रुकावट और बाधाएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक निर्धन परिवारों के लिए सन 1977 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था सर्वाधिक निर्धन परिवारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये नेट का क्वेश्चन है। इस साल नेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। तो 1 से
7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। स्टूडेंट, एक बार आप देख लीजिए, हमारा जो प्रथम सेमेस्टर का अनिवार्य सहपाठ्यक्रम है जिसका नाम है भोजन पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इसका जो सिलेबस है वो पहला था कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब आहार और पोषण का कंसेप्ट पढ़ना था। परिभाषा क्षेत्र था, डिफिनीशन ऑफ फूड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, हेल्थ, बैलेंस डाइट। सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। फिर सी है मील प्लानिंग, कंसेप्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग, और डी था फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड। ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। सेकेंड यूनिट जो है हमारा ये है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसमें आपको आरडीए पढ़ना है। आरडीए क्या है, सोर्स क्या है, फंक्शन, डिफिशिएंसी एंड इनका यूज क्या है, किसका, जो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनका हमारे मतलब इनके स्रोत क्या हैं, इनकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। किसका किसका देखो यहाँ दिया है, कार्बोहाइड्रेट पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन, डी है आपका मिनरल्स। मिनरल्स में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, आयरन और आयोडीन, फ्लोरीन और जिंक। फिर इसके बाद विटामिन्स आपको पढ़ने हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर मतलब जल में घुलनशील जो विटामिन है वो दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। तो इन सबको पढ़ना है कि ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, इनके हमारे शरीर में कार्य क्या है, इनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लक्षण क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद वाटर पढ़ना है, जल, और फिर डाइटरी फाइबर। जो देखिए वैसे पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन फाइबर भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। यदि फाइबर नहीं रहता है तो आंत से संबंधित आंत जो होता है साफ नहीं हो पाता है, मेरी बड़ी आंत साफ नहीं हो पाती, जिससे कि आंत का कैंसर ज़्यादा देखा जा रहा है। तो इसलिए फाइबर को भी जो 2020 का आरडीए है उसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक, तो इन सबको हमको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, इनके सोर्स मतलब किससे हमको प्राप्त होते हैं, इनके कार्य, इनकी कमी का प्रभाव, उनका लक्षण और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। और बस इतना इस यूनिट में इतना पढ़ना है। आगे का हमको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, जो कि हम जब थर्ड यूनिट शुरू करेंगे तो बताएंगे आपको। यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो संतुलित आहार, ए है लिंग, बी है आयु, सी है जलवायु मौसम, उपयुक्त सभी। तो हमारे संतुलित आहार को, बैलेंस डाइट को लिंग भी प्रभावित करता है, आयु भी प्रभावित करता है और जलवायु भी, मौसम भी प्रभावित करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाए। देखिए प्रत्येक व्यक्ति की जो भोजन से संबंधित डिमांड है उसके लिंग के, आयु के और क्रियाशीलता के साथ ही साथ मौसम के अनुसार होता है। जैसे ठंड के मौसम में वो उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो बाह्य वातावरण होता है उसका टेम्परेचर लो होता है ना। लेकिन गर्मी के दिनों में अगर ज़्यादा आप फैट वाला भोज्य पदार्थ दे देंगे, अधिक फैटी भोज्य पदार्थ दे देंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्यों होगा? डायरिया हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि बाह्य वातावरण का टेम्परेचर हाई है और आपने जो आहार ग्रहण किया वो भी हाई लेवल का है ना, उसमें फैट की मात्रा ज़्यादा है तो आपके लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक है। ठीक, तो जलवायु मौसम भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेनी चाहिए। 200 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम और 300 ग्राम। चूँकि महिला जो है मांसाहारी भोज्य पदार्थ ग्रहण करती है इसलिए उसको 200 ग्राम दूध लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती प्रौढ़ स्त्री को कितने ग्राम अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री है और वह दूध जब लेगी तो उसको प्लस 100 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धात्री महिला को प्रतिदिन अपने आहार में कितना अतिरिक्त दूध लेना चाहिए? धात्री महिला मतलब वे महिला जो स्तनपान कराती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको 125 ग्राम अतिरिक्त दूध लेने की ज़रूरत है। देखिए ये सारे फैक्टर ना आपको आरडीए 2020 में दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। माँ के शरीर में प्रतिदिन कितना दूध का निर्माण होता है? एक धात्री अवस्था की महिला है तो उसके शरीर में लगभग कितने दूध का निर्माण होता है? 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या 2.5 लीटर, तो 1.5 लीटर लगभग दूध बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर की न्यूनतम उपापचय क्षमता बढ़ती है, घटती है, न बढ़ती है न घटती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब आयु वृद्धि होगी तो उसके साथ साथ जो शरीर की न्यूनतम चयापचय दर है वो घट जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट शारीरिक अवस्था है गर्भावस्था, धात्री अवस्था, दुर्घटना के बाद की अवस्था या उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी जो होती है ये विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, और इन विशिष्ट अवस्थाओं में जो पौष्टिक तत्वों की मांग है उसकी मात्रा जो है प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है? तो जब व्यक्ति 10 से 12 वर्ष का है बालक, तो उस समय 70 ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्का श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए हमारे यहाँ जो श्रमिक होते हैं परिश्रम के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक होते हैं, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील, और इनकी क्रियाशीलता के आधार पे ही पौष्टिक तत्व निर्भर भी करता है। तो जो हल्का काम करने वाले होते हैं, जैसे एक अधिकारी वर्ग है, वो फावड़ा तो चलाता नहीं है, खेत में हल नहीं जोतता है ना, तो वो हल्का कार्य करता है ना। जो अधिकारी वर्ग है केवल सिग्नेचर करना, बैठ करके केवल मानसिक कार्य करना, है ना, तो उनको अगर आप ज़्यादा कैलोरी देंगे, ज़्यादा ऊर्जा देंगे, तो उनको क्या होगा? मोटापा हो जाएगा, फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा परिश्रम तो करते नहीं हैं। तो उनके लिए 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा पर्याप्त होता है, इससे ज़्यादा उनको नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृद्ध शाकाहारी पुरुष को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए? कैसे? एक वृद्ध है जो कि शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, उसको प्रतिदिन कितना दूध लेना चाहिए? क्योंकि वो मांसाहारी भोजन नहीं ग्रहण करता, तो उसको प्रोटीन की प्राप्ति तो होगी नहीं मांसाहारी भोज्य पदार्थ से, है ना। तो उसको कितने ग्राम दूध की ज़रूरत होगी? तो 300 ग्राम पर डे। ये देखिए सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद करना होगा, ठीक है। एक वृद्ध मांसाहारी पुरुष को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेनी चाहिए? ऊपर क्या था? शाकाहारी था, यहाँ क्या है? मांसाहारी। देखिए जब मांसाहारी भोज्य पदार्थ खा रहा है तो उसको वहाँ से पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और वसा मिल जाता है, तब उसको दूध 100-150 ग्राम कम लेना पड़ेगा, और अगर वो शाकाहारी है तो जस्ट इसका दुगना लेना पड़ेगा। कहने का मतलब वृद्ध मांसाहारी पुरुष को 150 ग्राम दूध की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृद्ध शाकाहारी महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेनी चाहिए? तो अगर महिला है और वृद्ध है तो उसको 350 ग्राम लेना चाहिए, मतलब पुरुष से 50 ग्राम अतिरिक्त लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम श्रम करने वाले पुरुष को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? जब वो मध्यम मतलब बहुत हैवी भी नहीं करता, बहुत कम भी नहीं करता है, मध्यम श्रम करने वाला, जैसे एक शिक्षक हुआ, एक वकील हुआ, है ना, जो कि मध्यम श्रम करते हैं, कि इंजीनियर हुए, बहुत हैवी वर्क नहीं करते हैं, बहुत कम वर्क नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और कम श्रम करने वाले को कितना? 2400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम श्रम करने वाले स्त्री के लिए प्रतिदिन ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? तो महिला है और यदि वह मध्यम श्रम करती है तो उसको 2200 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड नेशनल रिसर्च काउंसिल अमेरिका क्या है? पोषण संस्थान है, मानक निर्धारक संस्थान है, कुपोषण दूर करने वाली संस्थान है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो स्टूडेंट यह एक पोषण संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुसार एक 3 वर्षीय बालक को कितने
अनाज की आवश्यकता होती है। तो आईसीएमआर के अनुसार 3 वर्षीय बालक को 150 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए कितने अनाज की आवश्यकता होगी? तो 4 से 6 वर्ष का जो बालक होता है उसके लिए 200 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन श्रम करने वाले पुरुष को प्रतिदिन ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है? जब पुरुष क्या करे, पुरुष हो और कठिन श्रम करता हो, जैसे खेत में कार्य करने वाला मजदूर है ना, रिक्शा खींचने वाला व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, जो हैवी वर्क करते हैं उनको 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। एक बार यहीं पे हम आपको रिवाइज कर दें, यदि पुरुष है, कम क्रियाशील है, तो उसको 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि मध्यम क्रियाशील है तो 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यदि अधिक क्रियाशील है तो उसको 3900 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में एक शाकाहारी पुरुष को दूध का की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। जब वृद्धावस्था में व्यक्ति है और शाकाहारी पुरुष है, इसके पहले हमने आपको बताया है, उस समय उसको दूध की आवश्यकता 300 ग्राम पर डे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अधिक क्रियाशील महिला को 125 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में 10 ग्राम अतिरिक्त गुड़ की आवश्यकता होती है। धात्री अवस्था में 20 ग्राम अतिरिक्त गुड़ की आवश्यकता होती है, और उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट ऑप्शन उपयुक्त सभी है। एक वृद्ध मांसाहारी महिला को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होगी? तो ऊपर हमने क्वेश्चन बताया है 150 ग्राम। नेक्स्ट देखिए, कठिन श्रम करने वाली महिला को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? यदि देखिए महिला है और कठिन श्रम करती है, हैवी वर्क करती है, तो उसको 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट, एक वृद्ध महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में अनाज लेना चाहिए? तो यदि महिला वृद्ध है तो उसको 350 ग्राम ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी वृद्ध पुरुष को कितने ग्राम दाल प्रतिदिन लेना चाहिए? तो 60 ग्राम दाल शाकाहारी पुरुष को पर डे लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य 55 किलोग्राम भार वाले पुरुष को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 55 ग्राम। यहाँ एक लॉजिक आप लगाइएगा, जितने किलोग्राम का व्यक्ति रहेगा लगभग उतने ही ग्राम आपको प्रोटीन जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धात्री महिला को कितने ग्राम अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होती है? तो 100 ग्राम अधिक अनाज की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने ग्राम अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी? महिला कैसी है? इसके पहले कैसी महिला थी? धात्री महिला थी। धात्री महिला का मतलब होता है वे महिला जो बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, उसको हम धात्री महिला कहते हैं। तो ऐसी महिला को 100 ग्राम अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होती है। लेकिन जब वो महिला क्या है, गर्भवती है, जब उसके गर्भ में बच्चा है, उस समय कितने अनाज की आवश्यकता होगी? तो उस समय 50 ग्राम अनाज की आवश्यकता होती अतिरिक्त। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 50 ही ग्राम उसको अनाज खाना है, उसको हर स्टेज में जितना अनाज लेना है प्लस उसमें 50 ग्राम करना है। ठीक है, ऊपर भी धात्री महिला को ऐसा नहीं पूरे दिन में आपको 100 ग्राम ही अनाज उसको खिलाना है, ऐसा नहीं है, प्लस कहा जा रहा है, अतिरिक्त मतलब प्लस। ठीक, तो प्लस 50 ग्राम अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, सामान्य 45 किलोग्राम शरीर भार वाली स्त्री को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी? तो ऊपर अभी हमने बताया जितने किलोग्राम की महिला या पुरुष है उतना ही ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। जैसे 45 किलोग्राम की महिला है तो 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम क्रियाशील प्रौढ़ महिला को कितने ग्राम में अनाज लेना चाहिए? कम क्रियाशील महिला है, प्रौढ़ है, और कितने ग्राम अनाज चाहिए? तो उसको 300 ग्राम अनाज की जरूरत होगी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि एक धात्री महिला को कितने ग्राम अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी? 26 क्वेश्चन देखिएगा, तो 100 ग्राम। अगर वो मान लीजिए धात्री महिला कम क्रियाशील है, मतलब बहुत कम काम करती, कोई अधिकारी है और कम काम करती है, तब उसको, एक कम क्रियाशील महिला है, कोई अधिकारी महिला है मान लीजिए, सपोज दैट,
और वो धात्री महिला है, मतलब बच्चे को दूध भी पिलाती है, तब उसको कितना अनाज लेना चाहिए? तो पहली बात तो कम क्रियाशील प्रौढ़ महिला है तो 300 ग्राम, प्लस धात्री है तो 100 ग्राम और जोड़ देना है, मतलब उसको टोटल कितना 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता है। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ स्त्री को कितनी मात्रा में अनाज लेनी चाहिए? तो मध्यम क्रियाशील है मतलब बहुत हैवी वर्क भी नहीं करती, बहुत केवल मानसिक वर्क भी नहीं करती, मध्यम क्रियाशील है तो उसको 350 ग्राम अनाज की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि मध्यम क्रियाशील महिला है और गर्भवती है, तब उसको कितने अनाज की ज़रूरत होगी? तो 350 प्लस 50 ग्राम, है ना, हमने बताया ना यहाँ पे 50 ग्राम, तो 350 में आप 50 ग्राम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 400 ग्राम की ज़रूरत होगी। कब? जब मध्यम क्रियाशील है और गर्भवती है। इसी तरह से मध्यम क्रियाशील हो और यदि धात्री महिला हो तब 450 ग्राम हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अधिक क्रियाशील प्रौढ़ स्त्री को अपने आहार में कितना अनाज लेना चाहिए? अगर हैवी वर्क कर रही, जैसे बहुत हैवी वर्क करती, खेतों में काम करती है ना, बहुत हैवी वर्क करती है और प्रौढ़ है, तब उसको कितना अनाज लेना चाहिए? तो 475 ग्राम अनाज लेना चाहिए। अच्छा, यहीं पे डाउट क्लियर कर लीजिए। अगर अधिक क्रियाशील महिला भी है और धात्री महिला है तब कितना? तो धात्री महिला है और अधिक क्रियाशील है तो 475 में 100 जोड़ देंगे तो 575 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। अगर अधिक क्रियाशील महिला है और गर्भवती है तब 475 में 50 आप जोड़ देंगे, है ना। तो इस तरह से 525 ग्राम अनाज की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यम क्रियाशील शाकाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? तो 80 ग्राम दाल की ज़रूरत होगी। अगर मध्यम क्रियाशील है और शाकाहारी है, मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं खाता है, तो 80 ग्राम दाल लेनी चाहिए। मध्यम क्रियाशील मांसाहारी व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दाल लेना चाहिए? क्रियाशीलता तो मध्यम ही है, मतलब ना बहुत हैवी वर्क करता है ना बहुत कम वर्क करता है, लेकिन अब मांसाहारी भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, तब उसको दाल की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने मांसाहारी भोजन खाया तो उसको प्रोटीन वसा वहाँ से अच्छी मात्रा में मिल जा रहा है, इसलिए उसको 65 ग्राम ही दाल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक क्रियाशील मांसाहारी व्यक्ति को कितने ग्राम दूध लेना चाहिए? तो जब व्यक्ति अधिक क्रियाशील है और मांसाहारी भोजन भी लेता है तो उसको केवल 100 ग्राम दूध की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एक स्त्री को प्रतिदिन थायमीन की कितनी आवश्यकता होती है? ये नेट का पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्त्री को प्रतिदिन थायमीन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 1 से लेकर के 1.5 मिलीग्राम तक प्रतिदिन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरडीए का पूरा नाम क्या है? ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आरडीए का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार के लिए पौष्टिक तत्वों तथा भोज्य पदार्थों की प्रस्तावित आदर्श मात्राएं कितनी हैं? आदर्श मात्राएं किन संस्थाओं द्वारा दी जाती है? तो उपयुक्त सभी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।